आज हम एक यात्रा पर चलते हैं। ये यात्रा है एक युवा छात्र की जो प्राचीन भारत में एक महान वैद्य बनना चाहता है। उसका पहला कदम क्या होगा, उसे कौन सी किताबें पढ़नी होंगी, कैसा गुरु खोजना होगा और सबसे बढ़कर उसे खुद को कैसा बनाना होगा। हजारों साल पहले चरक संहिता ने इस पूरी यात्रा का एक नक्शा तैयार किया था और उस नक्शे का पहला पड़ाव है सही ज्ञान का स्रोत चुनना। बिल्कुल। और ये स्रोत है शास्त्र, यानी एक तरह से टेक्स्ट बुक। चरक कहते हैं कि एक बुद्धिमान छात्र को सबसे पहले एक उत्तम चिकित्सा शास्त्र की परीक्षा करनी चाहिए। लेकिन इस परीक्षा से पहले भी एक कदम है आत्म परीक्षा। अपनी क्षमता को जानना, अपने लक्ष्यों को समझना और देश काल की समझ होना। मतलब ज्ञान की खोज खुद को जानने से शुरू होती है। ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब इससे पहले कि मैं दुनिया को समझूं, मुझे खुद को समझना होगा। तो एक बार जब छात्र खुद को समझ लेता है तो वो एक आदर्श शास्त्र में क्या गुण देखेगा? क्या वो बस सबसे मोटी या सबसे प्रसिद्ध किताब उठा ले? नहीं नहीं, चरक इसके लिए एक पूरी चेकलिस्ट देते हैं। शास्त्र ऐसा हो जो यशस्वी हो, यानी जिसे अपनाकर दूसरे वैद्य सफल हुए हों, धीर पुरुषों द्वारा सेवित हो, मतलब बुद्धिमान और धैर्यवान लोगों ने उसे परखा हो, और सबसे जरूरी वो आप्तजनों द्वारा पूजित हो। आप्तजन, हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण लगता है। इसका क्या मतलब है? आप्तजन का मतलब है वो विशेषज्ञ जिन्होंने सिर्फ पढ़कर नहीं बल्कि अनुभव और तर्क से ज्ञान को सिद्ध किया हो। ये आज के पीयर रिव्यूड साइंस की तरह है। अच्छा। हाँ, चरक कह रहे थे कि उस ज्ञान पर भरोसा करो जिसे परखा गया है, जो वैलिडेटेड है, सिर्फ कही सुनी बात पर नहीं। शास्त्र ऐसा होना चाहिए जो दोहराव के दोष से मुक्त हो और जिसे समझना आसान हो। और चरक कहते हैं कि ऐसा शास्त्र सूर्य की तरह अज्ञान के अंधकार को दूर कर सब कुछ प्रकाशित कर देता है। ये उपमा कितनी सुंदर है। एक अच्छी किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो कंफ्यूजन मिटाकर क्लैरिटी लाती है ना? नहीं, सुलझाना है। वो ज्ञान का प्रकाश है, शब्दों का जंगल नहीं। ठीक है, तो हमारे छात्र ने सही ग्रंथ चुन लिया है। वो ज्ञान का एक सागर है, लेकिन एक सागर में बिना नाविक के कोई कैसे उतरेगा? यहीं पर गुरु की भूमिका आती है ना? आपने एकदम सही पकड़ा। यही अगला तार्किक कदम है। चरक कहते हैं ततोनंतरम आचार्यम परीक्षित, यानी शास्त्र के बाद आचार्य की परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक महान ग्रंथ भी एक अयोग्य गुरु के हाथों में व्यर्थ हो सकता है। तो एक आदर्श गुरु में क्या गुण होने चाहिए? क्या सिर्फ बहुत सारा ज्ञान होना काफी है? ज्ञान तो सिर्फ शुरुआत है। चरक कहते हैं कि गुरु को पर्यवदात श्रुतम होना चाहिए, यानी शास्त्र का स्पष्ट ज्ञान हो, लेकिन साथ ही परिदृष्ट कर्माणम भी हो, मतलब जिन्होंने उस ज्ञान को अमल में लाके देखा हो। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। हाँ, दोनों में महारत। और एक शब्द इस्तेमाल होता है, जिता हस्तम। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ किताबी कीड़ा होने के बजाय एक हैंड्स ऑन डॉक्टर होने की बात है? हाँ, जिथास्तम का मतलब है सदैव हाथ वाला। ये दिखाता है कि गुरु सिर्फ एक एकेडमिक विद्वान नहीं है, बल्कि एक कुशल चिकित्सक है जिसकी सर्जिकल प्रोसीजर्स या दूसरी क्रियाओं में निपुणता है। लेकिन इन सबसे ऊपर एक और गुण है जो चरक बताते हैं, शिष्यवत्सलम। शिष्यवत्सलम यानी शिष्यों के प्रति वात्सल्य या प्रेम। ये दिलचस्प है। हम अक्सर एक गुरु से ज्ञान और अनुशासन की उम्मीद करते हैं, लेकिन यहाँ प्रेम और वात्सल्य पर इतना जोर क्यों? क्योंकि ज्ञान का आदान प्रदान सिर्फ एक बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक भावनात्मक संबंध है। जब गुरु में शिष्य के लिए वात्सल्य होता है तो शिष्य बिना डरे सवाल पूछ सकता है, अपनी गलतियां स्वीकार कर सकता है और खुलकर सीख सकता है। वात्सल्य एक सुरक्षित माहौल बनाता है जो सीखने के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। चरक एक उपमा देते हैं, एक योग्य गुरु उस मेघ की तरह है जो उत्तम भूमि पर सही समय पर बरसकर अच्छी फसल उगाता है। गुरु ज्ञान देता नहीं, वो शिष्य के भीतर ज्ञान को अंकुरित और पोषित करता है। वाह, तो हमारे छात्र ने किताब चुन ली, गुरु भी चुन लिया। अब बारी आती है खुद की। जिस तरह शिष्य गुरु को परखता है, चरक कहते हैं कि गुरु को भी शिष्य को परखना चाहिए। हाँ, ये एक टू वे स्ट्रीट है, मतलब ये दोनों तरफ से है। गुरु अपना समय और ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहेगा जो उसका पात्र हो। शिष्य के गुणों की सूची भी काफी लंबी है। शांत स्वभाव, अच्छा कुल, अहंकार रहित, मेधावी, अच्छी तर्क और स्मरण शक्ति। लेकिन इसमें कुछ बातें आज के समय में थोड़ी अजीब लग सकती हैं, जैसे शिष्य की सीधी दृष्टि हो और दांत और होंठ अविकृत हों। क्या ये बाहरी सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देने जैसा नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आज हमें ये अजीब लग सकता है, लेकिन हमें उस समय के संदर्भ को समझना होगा। तब आज की तरह MRI या एक्सरे जैसी डायग्नोस्टिक मशीनें नहीं थीं। हाँ, ये तो है।
वैद्य का सबसे बड़ा उपकरण था उसका अवलोकन कौशल, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, त्वचा का रंग, आंखों की चमक, दांतों का स्वास्थ्य, ये सब शरीर के अंदर चल रही प्रक्रियाओं के बाहरी संकेतक थे। अच्छा, तो ये सुंदरता की नहीं बल्कि स्वास्थ्य की परीक्षा थी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो कितने सूक्ष्म स्तर पर इंसान को देखते थे। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। और इन सब गुणों के अंत में एक गुण है आचार्य सर्वानुशिष्टि प्रतिक्रम। इसका मतलब है गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करने वाला। यहाँ अनुशासन पर बहुत बल दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान हासिल करना सिर्फ कुछ तथ्य सीखना नहीं है, ये एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसके लिए समर्पण और गुरु के प्रति निष्ठा चाहिए ताकि शिष्य ज्ञान को विनम्रता और सम्मान के साथ ग्रहण कर सके। तो अब हमारा छात्र चुना जा चुका है। अब आता है दीक्षा का क्षण। चरक एक पूरे समारोह का वर्णन करते हैं जो अग्नि, ब्राह्मणों और वैद्यों की उपस्थिति में होता है। वाह, तो ये एक तरह का हिपोक्रेटिक ओथ है, लेकिन हजारों साल पहले का। हाँ, ये आधुनिक चिकित्सा के हिपोक्रेटिक ओथ का प्राचीन भारतीय समकक्ष है। और ये स्पष्ट करता है कि चिकित्सा कोई व्यापार नहीं बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है, एक धर्म है। इस शपथ के कुछ निर्देश तो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जैसे रोगी से कभी द्रोह न करना, चाहे अपनी जान पर ही क्यों न बनाए। रोगी के घर की बातें बाहर किसी को न बताना, ये तो सीधे सीधे पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी है। और कुछ निर्देश तो उससे भी गहरे हैं। एक निर्देश है मनसा पिचा परस्त्रियो नाभिगमनिया, इसका अर्थ यानी मन से भी पराई स्त्री या पराये धन की इच्छा ना करना। ये सिर्फ बाहरी आचरण को नहीं बल्कि आंतरिक विचारों की शुद्धता को भी नियंत्रित करने की बात करता है। ये एक वैद्य के लिए सर्वोच्च नैतिक मानक है, क्योंकि रोगी का विश्वास उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। एक और बात बहुत दिलचस्प है। शपथ में कहा गया है कि अगर तुम्हें पता भी हो कि रोगी की आयु कम हो गई है, तो भी इसका वर्णन ऐसे मत करो जिससे उसे या किसी और को हानि पहुंचे। ये तो आज के एथिकल कम्युनिकेशन ऑफ प्रोग्नोसिस जैसा है। बिल्कुल, और अंत में एक चेतावनी भी है, ज्ञान होने पर भी अपने ज्ञान का अत्यधिक बखान न करो। एक सच्चा ज्ञानी विनम्र होता है। ये सारे सिद्धांत, गोपनीयता, रोगी को मनोवैज्ञानिक हानि से बचाना और पेशेवर विनम्रता, आज भी मेडिकल एथिक्स के स्तंभ हैं। ये दिखाता है कि ये सिद्धांत कितने कालातीत हैं। ठीक है, तो हमारे छात्र ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, शपथ भी ले लिए, लेकिन ज्ञान तो एक जगह रुक नहीं सकता। उसे बढ़ाने के क्या उपाय हैं? चरक कहते हैं अध्ययन, अध्यापन और तद्विद्य संभाषा। तद्विद्या संभाषा यानी अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ चर्चा या डिबेट। यह आज के मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस या पीयर रिव्यू का मूल विचार है। लेकिन ये सिर्फ पीयर रिव्यू नहीं है, ये उससे भी गहरा है। चरक ये कह रहे थे कि ज्ञान कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ये एक सामुदायिक प्रोजेक्ट है। सामुदायिक प्रोजेक्ट? वो कैसे? जैसे आज का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या विकिपीडिया। ज्ञान तभी बढ़ता है जब उसे चुनौती दी जाती है, उस पर बहस होती है और उसे साझा किया जाता है। अकेले में पढ़ा हुआ ज्ञान एक तालाब के रुके हुए पानी की तरह हो जाता है, लेकिन संवाद में आकर वो एक बहती नदी बन जाता है, जीवंत और ताज़ा। अच्छा। हाँ, चरक कहते हैं कि चर्चा से ज्ञान बढ़ता है, निपुणता आती है और संदेह दूर होते हैं। चरक ने चर्चा के दो प्रकार भी बताए हैं, एक मैत्रीपूर्ण और दूसरी विग्रहीय, यानी शत्रुतापूर्ण या वाद विवाद वाली। वाद विवाद से भी ज्ञान कैसे बढ़ सकता है? ये तो अजीब है। क्योंकि जब आप किसी विरोधी से वाद विवाद करते हैं तो आपको अपने पक्ष को साबित करने के लिए और भी ज्यादा गहराई से सोचना पड़ता है। आपको अपने तर्क मजबूत करने पड़ते हैं, प्रमाण खोजने पड़ते हैं। चरक कहते हैं कि ऐसी चर्चा में उतरने से पहले अपनी और प्रतिद्वंदी की क्षमता, ज्ञान, तर्क शक्ति और यहाँ तक कि क्रोध और भय जैसे दोषों का भी आकलन कर लेना चाहिए। मतलब ये एक सोची समझी बौद्धिक लड़ाई है। हाँ, जिसका उद्देश्य सत्य को स्थापित करना है। तो ज्ञान की दुनिया से निकलकर अब हम चिकित्सा के व्यावहारिक पक्ष पर आते हैं। मान लीजिए हमारे युवा वैद्य के पास एक मरीज आता है, तो उसका पहला कदम क्या होगा? क्या वो सीधे लक्षण पूछकर दवा दे देगा? बिल्कुल नहीं। चरक कहते हैं कि चिकित्सा शुरू करने से पहले रोगी के दशविध परीक्षा यानी 10 प्रकार से परीक्षा करना अनिवार्य है। ये सफल चिकित्सा की नींव है। दशविध परीक्षा? क्या ये एक तरह की डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट है? हाँ, आप इसे एक 360 डिग्री डायग्नोसिस कह सकते हैं और ये बहुत अनोखी है। इसकी शुरुआत होती है कारण की परीक्षा से, यानी खुद वैद्य की परीक्षा से। खुद वैद्य की? हाँ, क्या मैं एक चिकित्सक के रूप में इस रोगी का इलाज करने के लिए सक्षम हूँ? क्या मेरे पास सही ज्ञान और साधन है? ये तो अद्भुत है।
जांच मरीज से नहीं बल्कि डॉक्टर से शुरू हो रही है। हाँ, ये आत्म जागरूकता और अपनी सीमाओं को जानने पर जोर देता है। इसके बाद आता है करण यानी औषधि की परीक्षा। क्या मेरे पास सही और अच्छी गुणवत्ता वाली दवा है? फिर देश की परीक्षा, जिसमें रोगी का शरीर और वो जिस वातावरण में रहता है दोनों शामिल हैं। काल की परीक्षा यानी मौसम और रोग की अवस्था। ये सिर्फ रोगी के लक्षणों को नहीं बल्कि पूरी स्थिति को परखने की प्रक्रिया है। इन 10 परीक्षाओं में सबसे विस्तृत है आतुर परीक्षा यानी रोगी की परीक्षा। इसमें प्रकृति, सार, सत्व, आहार शक्ति जैसी कई चीजें शामिल हैं। यहाँ हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के बीज देख सकते हैं, है ना? बिल्कुल, यहाँ वन साइज फिट्स ऑल का कोई सिद्धांत नहीं है। हर व्यक्ति अद्वितीय है और इस अद्वितीयता को समझने का पहला कदम है प्रकृति परीक्षा। प्रकृति, हमने ये शब्द बहुत सुना है। वात, पित्त, कफ, इसे सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? फैक्ट्री सेटिंग या डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। कोई एंड्रॉइड पर बेहतर चलता है, कोई iOS पर, कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं है। लेकिन अगर आप एक एंड्रॉइड फोन पर iOS ऐप चलाने की कोशिश करेंगे तो समस्या होगी। हाँ, सही बात है। आयुर्वेद कहता है पहले अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यानी प्रकृति समझो, फिर उसके लिए सही एप्स यानी आहार विहार चुनो। ये प्रकृति जन्म के समय ही तय हो जाती है। तो जैसे कफ प्रकृति वाले लोग, चरक कहते हैं वो शांत, बलवान और क्षमाशील होते हैं, चट्टान की तरह स्थिर। पित्त प्रकृति वाले तीक्ष्ण बुद्धि के, ऊर्जावान, स्वाभाविक नेता, लेकिन उनमें क्रोध की प्रवृत्ति भी हो सकती है। और वात प्रकृति वाले रचनात्मक, चपल, तेज सोचने वाले, लेकिन उनमें चिंता और अस्थिरता भी हो सकती है। एकदम सही। और जिसमें ये तीनों दोष संतुलित हों उसे समधातु प्रकृति कहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। संतुलन ही कुंजी है। अपनी प्रकृति को समझना, खुद को स्वीकार करना है, अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना है। सार पर है, इसका क्या मतलब है? ये एक क्रांतिकारी विचार है। सार का मतलब है शरीर की धातुओं यानी टिश्यूज की उत्तम गुणवत्ता। ये हमें सतही दिखाने से परे देखने के लिए कहता है। एक व्यक्ति दुबला पतला दिख सकता है, लेकिन यदि उसकी धातुएं सारवान हैं तो वह एक हृष्ट-पुष्ट दिखने वाले व्यक्ति से कहीं अधिक मजबूत और स्वस्थ हो सकता है। ये क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का सिद्धांत है। और इस बात को समझाने के लिए चरक जो उपमा देते हैं वो मेरे दिमाग में बस गई है। श्लोक 115 में वो कहते हैं, जैसे छोटी सी चींटी अपने शरीर से कई अधिक भार उठा लेती है, वैसे ही कृश और छोटे शरीर वाले व्यक्ति भी सारवान होने पर बलवान होते हैं। पिपीलिका भारहरणवत, चींटी द्वारा भार उठाने के समान। यह एक अविस्मरणीय छवि है। ये उपमा तो अद्भुत है। पिपीलिका भार हरणवत। ये सोचना ही कितना क्रांतिकारी है कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं बल्कि धातुओं की गुणवत्ता में है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें स्वास्थ्य और शक्ति को देखने का अपना पूरा नजरिया ही बदलना होगा। बिल्कुल, ये हमें बताता है कि शक्ति का असली स्रोत भीतर की गुणवत्ता में है, बाहरी आकार में नहीं। मुझे याद है, मैंने एक बार एक मरीज को देखा जो बहुत दुबले पतले थे, लेकिन उनकी ऊर्जा और सहन शक्ति कमाल की थी। उनके रिपोर्ट्स में सब कुछ बेहतरीन था। चरक के अनुसार वो अस्थि सार वाले व्यक्ति थे। ये दिखाता है कि हमें कभी भी सिर्फ बाहरी दिखावे पर नहीं जाना चाहिए। इस पूरी यात्रा में ऐसा लगता है कि ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। और यही सच है। चरक खुद कहते हैं, न च एव ही अस्ति सुतरम आयुर्वेदस्य पारम, यानी आयुर्वेद का कोई पार नहीं है, इसलिए निरंतर सीखते रहना चाहिए। ये विनम्रता का पाठ है। ज्ञान एक महासागर है और हम चाहे कितना भी सीख लें, हमेशा और जानने के लिए बाकी रहता है। और अंत में चरक एक ऐसा विचार देते हैं जो सिर्फ चिकित्सा पर नहीं बल्कि पूरे जीवन पर लागू होता है। वो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सारा संसार ही गुरु है और मूर्ख के लिए शत्रु। इसलिए हमें शत्रु द्वारा कही गई हितकर बात को भी ग्रहण करना चाहिए। इसका अर्थ है कि ज्ञान कहीं से भी आ सकता है। हमें स्रोत के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए, बल्कि विचार के गुण को देखना चाहिए। ये खुले दिमाग और सच्ची बौद्धिक जिज्ञासा का प्रतीक है। तो हमारी ये चर्चा हमें एक अंतिम विचार पर लाकर छोड़ती है। अगर हम इस प्राचीन ज्ञान के अनुसार अपनी प्रकृति यानी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को और अपने सार यानी अपनी आंतरिक शक्ति को समझें, तो क्या हम सिर्फ रोगों की ही नहीं बल्कि अपने जीवन की दिशा की भी बेहतर चिकित्सा कर सकते हैं? यही इस पूरी चर्चा का सार है। आयुर्वेद सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, ये जीवन जीने का विज्ञान है और आत्मज्ञान ही परम स्वास्थ्य की कुंजी है।